अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस पार्टी के सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम रायगां चले जाएंगे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज कहा है कि होम वोटिंग का मरहला उम्दगी से जारी है, जबकि वोटर स्लिप्स की तकसीम का अमल 1 या 2 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने राय दहिंदों से कहा है कि मौजूदा इंतखाबात को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए तेलंगाना में आमिराना और ख़ानदानी हुक्मरानी के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए। रियासती बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने यह वाज़ेह किया है कि उनकी पार्टी इंतखाबात में पहला मुकाम हासिल करने के लिए मुकाबला कर रही है। अब खबरें तफसील के साथ। बीआरएस पार्टी के सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए किए इक़दाम रायगां चले जाएंगे। महेश्वरम में आज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस की कोई भी फलाही स्कीम अवाम तक नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आती है तब हुकूमत की जानिब से महेश्वरम के करीब अक़लियती नौजवानों के लिए खुसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जाएगा। केसीआर ने मजीद कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तेलंगाना सेकुलर रियासत रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम किया कि मुल्क भर में सिर्फ तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां ज़राअत पर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज अजय कुमार ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम किया कि बीआरएस लीडर्स मुखालिफ किसान है, जबकि हुक्मरान जमात ज़रई कर्ज़ेजात को माफ़ करने में नाकाम रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज इल्ज़ाम किया है कि दलित बंधु स्कीम में तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे 30% कमीशन हासिल कर रहे हैं। निज़ामाबाद में इलेक्शन मीटिंग से खिताब करते हुए नड्डा ने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया कि रियासत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम को क्यों नाफिज नहीं किया गया। वज़ीर आज़म के तयक़ुन के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद हल्दी बोर्ड कायम किया जाएगा। जेपी नड्डा ने आवाम से कहा कि बीजेपी को वोट दें और तेलंगाना में रिश्वतखोर हुकूमत को बेदखल करें। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज कहा है कि होम वोटिंग का मरहला उम्दगी से जारी है, जबकि वोटर स्लिप की तकसीम का अमल 1 या 2 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि सारा अमल बेहतरीन तरीके से जारी है, जबकि ईवीएम मशीनों की जांच का काम भी कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रायदही के मराकज़ पर तमाम तर सहूलतें फ्राहम की जाएगी। तमाम 35,655 मराकज़ रायदही पर पानी, बरक़ी और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि रियासत भर में 3 करोड़ 26 लाख से ज़ायद राय दहिंदे इस माह की 30 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सीओ ने मजीद कहा कि 67 आम मुबस्सिरीन, 39 पुलिस मुबस्सिरीन और 60 अखराजाती मुबस्सिरीन को मुक़र्रर किया गया है। विकास राज के मुताबिक तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए तकरीबन 65,000 फोर्सेस को मुतय्यन किया गया। उन्होंने बताया कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को हिसास पोलिंग स्टेशन पर मुतय्यन किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ब्त शुदा अशियात की तादाद बढ़कर 669 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें 260 करोड़ रुपये नकद रकम शामिल है। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत 10 से ज़ायद FIR दर्ज किए गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आवाम से अपील की कि 30 नवंबर को रायदही के दिन अपने घरों से बाहर आएँ और पुरसुकून आज़ादाना व शिफाफ तरीके से अपने वोट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। नलगोंडा जिले के इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर RV कन्नन ने कहा है कि अब तक 2053 अफराद ने होम वोटिंग तरीक़ेकार के तहत अपने वोट का इस्तेमाल किया है। कलेक्टर नलगोंडे के मुताबिक ज़िले के 6 हलकों में होम वोटिंग की सहूलत से इस्तेफादे के लिए ज़ायद 2375 अफराद ने फॉर्म D-12 के जरिए दरख्वास्तें दी, जबकि 2053 अफराद ने 20 और 21 अप्रैल को अपने घर में रहते हुए वोट का इस्तेमाल किया। कलेक्टर ने मजीद बताया कि ऐसे अफराद जो होम वोटिंग के जरिए रायदही से इस्तीफ़ा अदा करने से कासिर हैं, इन्हें इस माह की 26 और 27 तारीख को दोबारा मौका दिया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत में तब्दीली लाने से मुतालिक कांग्रेस की मुहिम बेफैज़ है। रियासत में किसी भी तरह की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब्दीली पहले ही 2014 में हो चुकी है, जब अलहदा रियासत का क़याम अमल में आया था। KTR ने आज हैदराबाद में मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ सियासी बेरोज़गार अफराद ही तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, जबकि कोई और ये नहीं चाहता। KTR ने इस मौके पर तेलंगाना की तरक्की से मुतालिक 9.5 वर्षों के दौरान अंजाम दिए गए कामों पर
कामों का प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि कालेश्वरम रियासत का एक अहम प्रोजेक्ट है, लिहाजा सियासी मकासद के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को कम नहीं किया जाना चाहिए। केटीआर ने इस मौके पर याद दिलाया कि मरकज़ ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मवादियात में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों के लिए 30 अवार्ड दिए हैं। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच का मरहला आज से शुरू हो गया है। 2 रोज़ा इस अमल के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों और इंतखाबी मुबस्सिरीन को मदऊ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमाम EVMs को मुकम्मल हालत में मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए और रायदही के लिए इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकर ने आज हैदराबाद में बीजेपी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कहा कि कांग्रेस की जानिब से दी गई जमानतों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान हिमाचल प्रदेश में 10 जमानतों का वादा किया था, ताहम इक़्तिदार में आने के 1 बरस बाद भी किसी एक जमानत पर मुनासिब तरीके से अमल नहीं किया गया। हैदराबाद के करीब वाक़ हल्क़ा असम्बली महेश्वरम में इस मरतबा सेरुखी मुकाबला है। महेश्वरम में इंतखाबात दिलचस्प रुख इख्तियार कर गए, जैसा कि इस हल्के के 14,000 नौजवान राय दहिंदे फैसला कुल रोल अदा करेंगे, जबकि हल्के में जुमला वोटर्स की तादाद 5,50,000 है। महेश्वरम से वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी दोबारा BRS की जानिब से मुकाबला कर रही है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार श्री रामुलू है, जो कांग्रेस पार्टी ने साबिक MLA लक्ष्मण रेड्डी को मैदान में उतारा है। कृष्णा रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना के क़याम के बाद मुनाक़िद पहले इंतखाबात में तेलुगुदेशम के टिकट से कामयाबी हासिल की थी, बाद अदा TRS में शामिल हो गए। इसी तरह सबिता इंद्रा रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस से कामयाबी हासिल की थी, BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी इंतखाबात में पहला मुकाम हासिल करने के लिए मुकाबला कर रही है। हैदराबाद में मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वो किसी भी सूरत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। किशन रेड्डी ने वादा किया कि SC क्लारिफिकेशन को मुकम्मल किया जाएगा। इनके मुताबिक तेलंगाना के अवाम अब हक़ाइक़ को समझ रहे हैं। किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद में पार्टी उम्मीदवार सारेंगा पानी की जानिब से मुनाकिदा रोड शो में शिरकत की। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने कुत्तागुड़ा में मुनाकिदा की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत में सिवाय हैदराबाद के कहीं भी तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अराज़ियात की कीमतों में भी सिर्फ हैदराबाद में इजाफा हुआ, बल्कि कोई दूसरी जगह कोई इजाफा नहीं हुआ। पवन कल्याण ने BRS हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। पवन कल्याण के मुताबिक धरानी पोर्टल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। बिरयानी के लिए कत्ल की हौलनाक वारदात, 55 मरतबा चाकू घूमने के बाद लाश घसीटने का वाक़या। KCR के लिए चल्लापल्ली जेल में डबल बेडरूम की तामीर यकीनी, रेवंत रेड्डी का बयान। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR की 10 साल हुक्मरानी को बदनवानियों से इबारत करार देते हुए कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर KCR के लिए चल्लापल्ली जेल में डबल बेडरूम की तामीर को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि KCR ने अपनी नाक़िस पॉलिसियों से तेलंगाना की मईशत को तबाह कर दिया। रियासत 5 लाख करोड़ की मखरूज बन गई। सुनहरा तेलंगाना के बजाय सिर्फ KCR ख़ानदान सुनहरा बन गया। तेलंगाना की तश्कील के बाद भी अवाम के ख्वाब पूरे नहीं हो सके। किसान, नौजवान, ख़वातीन अपने हक़ से महरूम हो गए। अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी आज दुब्बाका असम्बली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुब्बाका हल्के की तरक्की सिर्फ कांग्रेस के दौर में हुई थी। KCR हरीश राव ने दुब्बाका हल्के से का फंड सिद्दीपेट मुंतकिल कर दिया। रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने मुखातिब होने के बाद मरकज से फंड लाकर दुब्बाक को तरक्की देने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई फंड नहीं लाया गया। प्रभाकर रेड्डी 10 साल से रुकने पार्लियामेंट है, लेकिन दुब्बाका को रेवेन्यू डिवीजन नहीं बना, न ही कोई फंड लाया। वज़ीर आज़म को पनौती कहने पर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए किए गए रिमार्क्स, पनौती, पाकिट मार और कर्ज माफी पर जुमेरात के रोज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को वजह नुमाई नोटिस जारी कर दी और हफ्ते की शाम तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। साबिक कांग्रेस सदर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से रुजू हुई और कहा था कि एक सीनियर लीडर के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को याद दहानी कराई कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के तहत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात आयद करना ममनू है। कांग्रेस लीडर ने हाल ही में राजस्थान में इंतखाबी जलसन से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म को नशान तदक़ीक़ बनाते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया था। हलाल मसनूआत तनाज़ा, लोगों का पेट नौकरियों से भरेगा, मंदिर का घंटा बचाने से नहीं, तेजस्वी यादव का बयान। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह के यूपी की तर्ज पर बिहार में हलाल मुसद्दिक़ा मसनूआत पर पाबंदी लगाने के मुतालिबा पर बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि लोगों का पेट नौकरियां देने से भरेगा, तरक्की करने से भरेगा, मंदिर मस्जिद करने और मंदिर में घंटा बजाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब पटना में सहाफ़ियों ने मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह के वज़ीर आला को ख़त लिखने के बारे में पूछा तो तेजस्वी ने कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं, इनमें और में यही फ़र्क है।
जब हम रोज़गार और तरक्की की बात करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर सियासत करना चाहते हैं। यूपी से लोग रोज़गार के हसूल के लिए बिहार आ रहे हैं। दरअसल मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को एक खत लिखकर बिहार में हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है, जिसमें उन्होंने यूपी की तरह बिहार में भी हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए ये भी कहा कि यह खदशा बेबुनियाद नहीं कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं है। हिंदुस्तान जैसी सेकुलर जमहूरियत में हलाल कारोबार न सिर्फ आइन के खिलाफ है बल्कि गद्दारी भी है। इजरायली फोर्सेस ने अल-शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। गजा के अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी करने वाली इजरायली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है डॉक्टर्स का कहना है कि इजरायली फौजियों ने अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सालमिया को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली फोर्सेस अल-शिफा अस्पताल पर बमबारी भी कर चुकी हैं और गुज़िश्ता दिनों अस्पताल पर टैंकों समेत धावा बोलकर अस्पताल में मौजूद अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। दूसरी जानिब इसराइल ने हमास के साथ गजा में आर्जी जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से किए गए 4 रोज़ा जंग बंदी माहदे के तहत आज से फ़लस्तीनी और इजरायली यरगमारियों का तबादला होना था, ताहम इसराइल ने माहदे पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया है। मुसलमान को हरासा करने वाले ओबामा के साबिक मुशीर गिरफ्तार। मैनहट्टन में बड़े लबे सड़क एक मिस्री मुसलमान को हरासा करने पर ओबामा के साबिक मशीर स्टीवर्ट सेल्डोर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल होने के बाद न्यूयॉर्क में मुसलमान शख्स को हरासा करने वाले ओबामा के साबिक मुशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोज़ में सेल्डोर्स को मैनहट्टन में साइडवॉक पर हलाल फूड बेचने वाले एक मुसलमान को बार बार हरासा करते और ये कहते हुए सुना गया कि अगर हमने 4000 फ़लस्तीनी बच्चों को मारा है तो ये भी नाकाफ़ी है। सेल्डोर्स की गिरफ्तारी शदीद हरासानी, नफरत अंगेज जराइम, खौफजदा करना, काम की जगह पर हरासा करना जैसी दफात के तहत अमल में लाई गई है। वाज़ेह है कि स्टीवर्ट सेल्डोर्स अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता रह चुके हैं और साबिक सदर ओबामा की कौमी सलामती कौंसिल में जनूबी एशिया डायरेक्टरेट का हिस्सा थे। जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से आज एक इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास की सदारत जनाब गयासुद्दीन रहमानी ने की, जिसमें रियासत में BRS उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। इस इजलास से वज़ीर हरीश राव ने मुखातिब किया और जमीयतुल उलमा की जानिब से BRS उम्मीदवारों की तायद पर जमीयत का शुक्रिया अदा किया और रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए किए गए फलाही कामों को उजागर किया। इजलास के अख्तिताम पर मुफ्ती ज़ुबैर अहमद क़ासमी ने BRS हुकूमत के हक़ में दुआए खैर के कलमात अदा किए और शुरका का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना को पैसे बोले तो आपकी सरकार मीटर नहीं लगाए, इस वास्ते हम 25,000 करोड़ रुपया रोक दिया बोले। अगर से हमारा रिश्ता अच्छा है तो 25,000 करोड़ मिलता था ना तेलंगाना। 25,000 बोले तो कितना अच्छा काम कर सकते, कितना अच्छा और नया स्कीम निकाल सकते। सो हम किसके लिए लॉस हुआ 25,000 करोड़। यहाँ पर 69 लाख किसान हैं, उनका भलाई देखे या 25,000 करोड़ के तरफ देखे। हम चिट्ठी लिखे, बहुत बार पूछे कि भाई हम मीटर नहीं लगाते, हम फ्री बिजली देते, हम जो पैसे हैं वो करंट डिपार्टमेंट को सरकार देंगे, आप क्यों इसके लिए हमारा पैसे रोकते, दे दो बोल के बहुत बार पूछे, लेकिन वो दिए नहीं। सो ये बात है कि हम उनके से मिलजुलना या उनसे मिलने के सवाल ही फायदा नहीं होता। इसके पहले मीटिंग में भी बताया, केसीआर साहब ने एक सेक्युलर लीडर है, हमारा पार्टी आगे भी हम जो मैं हूँ, KTR साहब है, जरूर हम सेक्युलर बन के चलाना चाहते हैं। हम 100% सेक्युलरिज्म को देके होंगे काम किया। शुक्रिया। सो हमारे सदर साहब ने, अरशद साहब ने बताया 8 मस्जिद की बात ही नहीं है ना भैया, वो तो गलत बात है। 3 ही मस्जिदों का मामला है, उसमें सेक्रेटरीट तो बना के CM साहब खुद जाके इनॉग्रेशन करें, और टेम्पल और मस्जिद दोनों एक साथ में CM साहब ने कर चुके हैं, वो भी आप चाहते हैं। और एक 2 ही है छोटा सब्जेक्ट टू करेक्शन, एक कोतागुडम का है और एक तीसरा है। कोतागुडम का भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, वो भी छोटी मस्जिद है। मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करा, वो कंजर्वेटर साहब से बात करा, हम उसको बनाने के लिए भी हम ऑलरेडी हमारा कोशिश शुरू हुआ और तीसरा भी हम बना के दे देंगे। जो 3 है, 3 में तो 1 बन गया और 2 बनाने का पूरा जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ, हमारा पार्टी की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। एयरपोर्ट का भी मैं जरूर
उसका बात क्या है कि वो प्राइवेट के हाथ में है, फिर भी थोड़ा भी गुंजाइश है, मैं बात करके 100% उसके लिए भी हमें आप और मैं हम मिलके ही बात करेंगे। आपको मैं साथ में रख लेके एयरपोर्ट वाले को बुलाता हूँ, उसका जो ऑफिसर है बुलाता हूँ, हम सब बैठ के बात करेंगे। मैं आपके साथ मिलके बुला के मीटिंग लेता हूँ। आपके सदर साहब ने बोल के थोड़े वक्त के जायदादों के इश्यू हैं, वहां पर और छोटे जमीनों का जो तकलीफ हो रहा, उसके लिए लोकल में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही बोल के बोले। अभी तो केसीआर साहब खुद आ गए वहां पर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसकी कम्युनिटी की बात नहीं है, तेलंगाना में कोई कोने पे भी ऐसा कोई गलती हो रहा है आप मुझे बताइए। मैं आपसे और एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ, कभी ऐसा 3 महीने 6 महीने में एक बार बुलाइए, चाय पिलाइए, जो भी इश्यू है मुझे बताइए, मैं यहीं कहीं करके जाता हूँ। कभी आपका मीटिंग होते रहता, एक डेट ऐसा तय कर लेंगे, जोरा मेरा भी खाली है देख लेंगे, तय कर लिए तो मैं खुद आता हूँ आपके मीटिंग में। जो भी इश्यूज है यहीं के यहीं मैं फोन उठाता हूँ, बात करता हूँ, जिसको लिखना है लिख के मैं काम करके जाता हूँ। और आप लोग को भी थोड़े लोग जानते हैं इसमें, मेरा तो कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है तेलंगाना। किसी को भी आप पूछिए तेलंगाना में, मेरे घर पे हर दिन सुबह के टाइम में 300 से 400 लोगों को मैं मिलता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं, जितने भी कहीं कोने कोने से लोग आते हैं, जो हो सकता मेरे से फटाफट मैं ही काम करता हूँ। जितने लोग आते, खाना भी तैयार रहता मेरे पास सुबह के टाइम में, टिफिन सिस्टम नहीं है, थोड़ा खाना रहता, दाल रहता, थोड़ा तरकारी रहता। जितने गरीब लोग दूर दूर से आते हैं, थोड़ा खाना खिलाता हूँ। 2-4 पीए रहते हैं, मेरा फटाफट कागज देते, लेटर दे देते, जिसको फोन करना है करके, जो मेरे उससे हो सकते हैं। पिछले 10 साल से मैं मिनिस्टर होके वो काम कर देते आ रहा हूँ। आप भी कोई भी कभी भी मेरे को मिलने के लिए आ सकते हैं, या कैसे 3 महीने 6 महीने में मुझे बुलाइए, मैं खुद आ जाता हूँ। यहाँ के बैठ के जो भी जेन्युइन इश्यू है फटाफट कर देते। गवर्नमेंट और आपके बीच में मैं रहता हूँ, एक रिश्ता, एक शॉक ऑब्जर्वर जैसा मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपका जमात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट साहब का सलाम अलैकुम। पहले ये मौका देने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देरी के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं 3:30 बजे चेगुंटा से निकल गया, लेकिन यहाँ सिटी के अंदर 1.5 घंटा मुझे ट्रैफिक में थोड़ा स्लो हो गया, इसके लिए आप सब इंतजार करना पड़ा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले तीसरी बात दीजिए, हम चाहते हैं कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट केसीआर साहब चला रहे, आगे भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट हम चलाना चाहते हैं। आपका दुआ और अल्लाह का दुआ से तीसरी बार केसीआर साहब सीएम बनना बोल के हम चाहते हैं। भाई आप देखते हैं कि लोग वोट पूछना गलती नहीं है, लेकिन गलत बात पहलाना गलती होता है। कांग्रेस पार्टी आप जो अच्छे काम कुछ करे तो बोलो, वोट पूछो, लेकिन हमारा ऊपर गलत बात आज सोशल मीडिया में, अखबारों में फैलाना वो सही बात नहीं है। क्योंकि आप पिछले 9.5 साल में हमारा गवर्नमेंट भी आप देख चुके हैं, केसीआर साहब ऐसा कभी अपने अगेंस्ट नहीं गए। दिल्ली का सरकार से हमारा जो रिलेशन है, अगर से कुछ है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिलेशन है, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई हमारा रिश्ता नहीं है। आप भी समझ लिए के लिए 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा पिछले 1.5 साल से गवर्नर से हर दिन लड़ाई चल रहा है। सरकार ने अभी तक एक 10-15 बिल पास करके, कैबिनेट पास करके, असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजा है, तो पिछले 1.5-2 साल से उन्हें हर बिल को रोक रहा, वापस भिजा रहा, फिर बिल पास करके दूसरे बार भिजा है, फिर भी बिल रोक रहा। एक आरटीसी एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनाने का, यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट करने का, मेडिकल एजुकेशन का मेरा डिपार्टमेंट का 2 बिल, ऐसे बहुत सारे बिल्स को गवर्नर साहबा ने बार बार हमको रिजेक्ट करके गवर्नमेंट को बहुत तंग कर रहा। उनका आइडिया क्या है,
आइडिया है कि काम नहीं बनना, हमारा गवर्नमेंट का नाम खराब होना। काम बने तो सरकार का नाम होता है, नाम खराब हो तो उनको मौका मिलता बोल के वो लोग हमें सताते आ रहे हैं। हम एमएलसी बनाए, इसके 3 साल पहले 4 साल पहले कौशिक रेड्डी साहब को गवर्नर कोटा में एमएलसी नॉमिनेट करके भेजे तो रिजेक्ट कर दी। परसों भी 2 एमएलसी को हम नॉमिनेट करे, एक है सत्यनारायण बोल के एरकला कम्युनिटी के, दूसरा है विश्व ब्राह्मण कम्युनिटी के दासोदू सेवन साहब। 6 महीने पहले हम दोनों एमएलसी को कैबिनेट में पास करके भेजा है तो वो रिजेक्ट कर चुके हैं। बोले तो आप समझ लीजिए कि अगर से हमारा रिश्ता अच्छा है तो क्यों रिजेक्ट करते। इसके पहले जो नरसिम्हन साहब थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से जो गवर्नर था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये गवर्नर बार बार क्यों सता रहा। आजकल गवर्नर लोग बीजेपी के हुकूमत जो बोले तो वो कर रहे हैं, वो लोग उनकी नॉमिनेटेड है। ये तो तमिलनाडु के बीजेपी के सदर थे, अपना गवर्नर तमिलनाडु के बीजेपी की सदर थी, वहां से यहाँ गवर्नर बन के इधर आ गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ऐसा कभी मिला ही नहीं। परसों प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, उसमें हम अपोज करें, जो इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उनके लिए हम सपोर्ट करें। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी हम बीजेपी जो कैंडिडेट करे उसको भी हम अपोज करें। जो इंडिया के एक कैंडिडेट थे उनके लिए हम सपोर्ट करें। जो भी इश्यू है हम सेक्युलर बनना चाहते हैं। अगर से इंडिया के अपना गवर्नमेंट के लिए कुछ काम अच्छी काम होना है तो हम सपोर्ट करते हैं। कल वो आई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी कल हैदराबाद आई थी, वो भी कल क्या हो रहे आप देख लोगे अखबारों में। आज इंडिया में सब गवर्नमेंट को बॉडी पे जो खेती के लिए बिजली देते हैं, वहां जहां पर मीटर लगाए उनको पैसे दिए। वो बता रहे थे कि 12 राज्यों में पैसे दिए। कांग्रेस की जो हुकूमत है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, परसों कर्नाटका वाले भी लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे, हर जगह वो जो बॉडी पे मीटर लगाने के लिए जो राज्य सरकार मानते हैं उनको स्पेशल कोटा पे पैसे देते हैं। 1,40,000 करोड़ रुपए आज वो लोग बांट रहे। लेकिन केसीआर साहब ने बोले मैं किसानों को बगैर मीटर फ्री बिजली देना चाहता हूँ, आप पैसे नहीं दियो, लेकिन हम तो बॉडी पे मीटर नहीं लगाना चाहते। अगर से उनको हराना है तो आप सेक्युलर है, आप जिम्मेदार है, सही कैंडिडेट को देना नहीं देना। अंदर जाके देखे तो ऐसे बहुत सारे बात है भाई, उसमें तो मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, वक्त कमी है। आप लोग जरा हमारा पूरा तालीम करिए, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कर चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम भी शुक्रगुजार है। जरूर आज जैसा आज मैं आपके ऑफिस में आया, हमारा हुकूमत आने के बाद भी मैं आपके ऑफिस में आऊंगा। आप जब भी बुलाए मैं आपके साथ हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कि मैं तो एक परमानेंट एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ आपसे। एक 2-3 दिन के लिए 2-3 महीने का रिश्ता नहीं, मुझे परमानेंट रिश्ता चाहिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे मिलकर काम करना चाहता हूँ। भाई आप लोग भी खुल के जरा काम करिए। मुझे भी थोड़ा बात मालूम हो रहा, थोड़े लोग आपको भी गालियां देते सोशल मीडिया में, आपको भी थोड़े लोग बात हम बोल रहे हैं, फिर भी आप मिलके सपोर्ट कर रहे, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। जरूर इसका फायदा आप लोग देखेंगे। इसका जो आपका इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए मैं पूरी तरीके से आपका मदद करना चाहता हूँ। इलेक्शन होने के बाद मैं दिल्ली में जाके अरशद मदानी साहब से भी मैं मिलना चाहता हूँ। दिल्ली भी जाता हूँ, साहब से भी मैं दुआ लेता हूँ, दिल्ली जाके उनसे भी मिलके आता हूँ। भाई हम मिलके काम करेंगे। फिर एक बार मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत लेता हूँ। थैंक यू। और थोड़ा काम करना है, थोड़े जगह है, कि अल्लाह ही हम 10 काम पूछे तो 10 एक साथ में नहीं मिलता, 1-2 मिल सकता है। हम तो आदमी हैं, केसीआर साहब तो हम तो आदमी हैं, फिर भी हम 10 में एक 7-8 काम निकाले, 2-3 बच गए होंगे। जरूर आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दुआ से पूरा का पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। हमारे को बीच में थोड़ा तकलीफ आया, 2 साल की कोरोना के बाद आई। पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार हमारे को बहुत तंग कर रही है। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूँ,
अब खजाना चलाने का जिम्मेदारी मेरे पास रहता। 1 लाख करोड़ का नुकसान करे बीजेपी सरकार, हमारा बहुत तंग कर रहा। FRDM में एकदम काटने से 30,000 करोड़ रुपया हमारा रुक गया। 28,000 करोड़ ये बिजली का बॉडी पे मीटर नहीं लगाया बोल के एक 28,000 करोड़ रोक दिए। फाइनेंस कमीशन से जो हमारा को पैसे मिलना था 5,300 करोड़ रुपया वो रोक दिए हैं। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फंड मिलना है पिछले 4 साल से वो पैसे नहीं दे रहे। इससे थोड़ा हमारा को भी तकलीफ हो रहा स्कीम्स चलाने में, हमारा काम नया स्कीम चलाने में, थोड़े काम करने में। एक केंद्र की सरकार जो राज्य को पैसे मिलना था, जो हक बिल के पैसे मिलना था, कोई कुछ ना कुछ उंगली लगा के वो लोग पैसे नहीं दे रहे। फिर भी हम तो टफ है, वो लोगों को क्या है सता के हमारा को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। लेकिन सीएम साहब आप कुछ भी करो हम जाने के लिए तैयार नहीं है। साहब ने ये बताया एक दिन खाना कम खाएंगे, एक काम कम कर लेंगे, लेकिन आपको सर झुकने का सवाल ही नहीं है बोल के सीएम साहब ने बताया। सो हम आगे ऐसे ही काम करेंगे भैया। आप लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब हमारे लिए दुआ करिए। तीसरी बार हुकूमत आने के लिए आप पूरा तारीफ करिए। अब बीजेपी का कांग्रेस का आप देखते हैं भैया, जितने लोग आज कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में आए, विवेक साहब कल तक बीजेपी थे, आज कांग्रेस में रात में आ गए, शुभा टिकट मिल गया। राजगोपाल रेड्डी एक दिन पहले बीजेपी, शुभा कांग्रेस में टिकट मिल गया। विकाराबाद चंद्रशेखर साहब जहीराबाद में कल तक बीजेपी, आज कांग्रेस में टिकट मिल गया। फिर कल ये लोग किधर रहते, क्या भरोसा है? फिर ये बीजेपी में नहीं जा सकते क्या? रेवंत रेड्डी खुद बताते कि मैं आरएसएस वाला हूँ, मैं आरएसएस से पैदा हूँ। वो आरएसएस से एबीवीपी में गए, एबीवीपी से टीआरएस में आया, टीआरएस से तेलुगुदेशम में गया, तेलुगुदेशम से कांग्रेस में गया। फिर कल कहा जाता कि किसका जिम्मेदारी है? वो अभी तक 4-5 पार्टी बदल गया उन्हें, ये भी आप सोचें। वो आदिलाबाद में जो टिकट मिला कांग्रेस कैंडिडेट, उन्हें ये बताया मैं तो आरएसएस वाला हूँ, मैं मर गए तो मेरे ऊपर आरएसएस का झंडा डाल के मुझे कफन करना। ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में टिकट देता है? आप लोग सोचिए, ऐसे वो लोग उतना सेक्युलर है, ये तो देखना था ना, देखने की बात है ना। सो ऐसे एक सिस्टम है। अब बहुत सारे लोग आज ऐसा हो रहा। बाई इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, 3 बाई इलेक्शन हुआ, दुबाक में, मुनगोड में, हुजूराबाद में। 3 जगह कांग्रेस का डिपॉजिट चले गया। उतना वीक है क्या कांग्रेस पर? क्यों गया डिपॉजिट? हुजूराबाद में डिपॉजिट गया, मुनगोड में डिपॉजिट गया, दुब्बाक में डिपॉजिट गया। इससे क्या अंदाजा बनता है अपने को? दोनों मिलिए हमारे को हराने के लिए कांग्रेस पूरा बीजेपी का ताबिन करे, इस वास्ते कांग्रेस का 3 जगह डिपॉजिट गया। कैसा जाता डिपॉजिट में? तो डिपॉजिट तो मिलना है कम से कम। 3 जगह जाता, एक जगह बोल तो ठीक है, कोई कैंडिडेट वीक है समझ सकते हैं। अब वो क्या कर रहे? दोनों अंडरस्टैंडिंग कर ले। तेलंगाना में आप चेक कर लीजिए, निर्मल में कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट दिया, वहां आज बीजेपी और बीआरएस का टकराव चल रहा। मुधोल में कांग्रेस वीक कैंडिडेट दिया, मुधोल में बीआरएस और बीजेपी का टकराव चल रहा होगा। आप ऐसे चेक कर लीजिए थोड़ा जगह, ऐसे 6-7 जगह दोनों अंडरस्टैंडिंग में बीजेपी को जहां स्ट्रांग है वो कांग्रेस का डमी कैंडिडेट बन गया। वहां आज बीजेपी बीआरएस का लड़ाई चले। 10 जगह ऐसा है। आप गोशामहल का देखो, किसको दिए कांग्रेस पार्टी? वो तो कंप्लीट डमी कैंडिडेट। आज वहां फाइट गोशामहल में राजा सिंह को हराने के लिए पूरा ताकत लगा के बीआरएस ने लड़ रहा है। वहां पर कांग्रेस क्या करे? डमी कैंडिडेट को नहीं दिया। आप चेक करिए, उनको डिपॉजिट भी नहीं। तमाम हजरात के मैं शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात ने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे 3-4 दिन की नोटिस पे अपनी मसरूफियात में से वक्त फारिग करके आप यहाँ तशरीफ लाए। मौलाना साजिद साहब तो 8 घंटे का सफ़र करके सुबह फजर में निकले हैं, अब पहुँचे हो। अल्लाह हजरात की आमद को मुबारक फरमाए और हमारे इस बैठने को अपनी रज़ा के लिए खालिस बनाए। इस रियासत के मुसलमानों के लिए, इस रियासत के इंसानों के लिए, इस रियासत की आवाम के लिए आज हमने जो कदम उठाया है, जो फैसला किया है, उसके बेहतरीन नताइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी रियासत में ज़ाहिर फरमाए
और आप हजरात को, आपको KCR साहब को, KTR साहब को, आपकी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत मिल्लत के हक में और तेलंगाना की आवाम के हक में बेहतर से बेहतर हुक्मरानी करने की अल्लाह तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है कि 3 दिसंबर में जब इंतखाब के नतायज आएंगे तो इंशाअल्लाह पूरा तेलंगाना गुलाबी नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं इसी के साथ इस इजलास के इख्तिताम की बात कहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।